अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आप लोगों के आगे एक मेडिकल का एक और अच्छा टॉपिक है जो कि बहुत ही आम तौर पे कुछ डॉक्टर हजरात उससे घबराते भी हैं, उसको समझने में उनको कभी कभी दिक्कत भी पेश आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ समझा है इसे, तो मैं आपके आगे रखूँगा। वैसे इस पे मैं शायद एक वीडियो ऐसे भी कर चुका हुआ हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो एक्स्ट्रा इस पर इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बातें जो कि मैं उस पर ना बता सका, तो मैं समझता हूँ कि जब ये दो वीडियोज़ आप देख लेंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को ये डिज़ीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। जी जनाब, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। और जो टॉपिक है वो हम जो पहले भी पेश कर चुके हैं वो है मोया मोया डिज़ीज़। इसमें मैं दो कोशिश करूँगा कि दो ना एग्ज़ाम्पल्स दे दूँगा आपको पेशेंट्स की। एक पेशेंट जो है, क्योंकि मैं गल्फ़ में काम करता हूँ तो वहाँ पर मेरा एनकाउंटर हुआ एक चाइनीज़ पेशेंट से जिनको मोया मोया डिज़ीज़ थी। और ये मैं तकरीबन पिछले 14 साल में सिर्फ दो पेशेंट देखे हैं मैंने गल्फ़ में, जो कि और एक जो है बच्चा था 3 साल का, वो ना क्या कहते हैं वो फ़िलिपिनो बच्चा था, जो कि यहाँ पे एक हमारी नर्स हैं उनका बच्चा है, वो 3 साल का है। तो खैर, अब मैं आपके आगे सबसे पहले उस 3 साला बच्चे के बारे में कुछ बात करूंगा और कुछ साथ में इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा मोया मोया डिज़ीज़ के बारे में जो पिछले वीडियो में थी, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके। और ना फिर जो दूसरा मरीज़ हम रखेंगे वो जो है वो एक मतलब ये कि तकरीबन कोई 38 साला चाइनीज़ है जो कि यहाँ पे पावर हाउस में ना क्या कहते हैं अपग्रेड करने के लिए आए हैं। तो उनको देखा, उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से हमने उनको फॉलो भी किया। डेफिनेटली हम कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं कर सके और वो वहाँ चले गए, फिर आए वापस, तो हमने उनके बारे में मालूमात की जो 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 ना, तो वो हम आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह से है। तो सबसे पहले कि ये एक 3 साला बच्चा है, फ़िलिपिनो है, और ना क्या कहते हैं इसकी नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी हुई थी और कोई भी ऐसा अनइवेंटफुल रहा थी सारी प्रेगनेंसी, कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं थी, मुश्किल नहीं थी। बच्चा जो है तकरीबन क्या कहते हैं तकरीबन समझ लें कि 2 साल, सवा 2 साल तक तो बिल्कुल ठीक रहा, उसको कोई भी ऐसा मसला नहीं था। फिर उसके बाद उसने लेफ़्ट साइडेड जो है वो पार्शल मोटर सीजर्स डेवलप किए थे, ना लेफ़्ट साइड पे सीजर्स उसको शुरू हुए थे। तो ये पेशेंट दरअसल में हमने डायरेक्टली नहीं देखा था, ये पेशेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आया था MCH में, जो चाइल्ड एंड मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है हमारे इलाके का। और उसको एंटी एपिलेप्टिक्स स्टार्ट कर दी थी न्यूरोलॉजिस्ट ने। और क्या कहते हैं ये जो है बच्चा जब तकरीबन 28 माह का हो गया तो उसने जो है बोलना भी कम कर दिया, जो बोलना सीखा था वो भी बोलना कम कर दिया, यानी एफेजिया के सिम्टम्स भी आना शुरू हो गए और राइट साइड पे वीकनेस शुरू हो गई उसको। तो बहरहाल जो है ये लेफ़्ट साइड पे उसको पार्शल सीजर हुए थे और राइट साइड पे वीकनेस शुरू हो गई। बहरहाल उधर जो है उस वक्त पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर में ही था, मैंने पूरी हिस्ट्री जमा की हुई है तो मैं आपके आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ। उन्होंने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की और ना उसमें उन्होंने ना MRA भी किया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंजियोग्राम भी किया, और ना उसमें उन्होंने चेक किया, देखा कि उनको जो है डेफिनेटली जो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नज़र आ रही है उसकी जो है, लेकिन साथ साथ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी नज़र आ रही थी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी भी नज़र आ रही थी, लेकिन इस एरिया में एक क्लाउडी हेजी एरिया भी नज़र आ रहा था। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो मोया मोया डिज़ीज़ है, मतलब ये कि ये मोया मोया क्यों कहते हैं उसमें मैं थोड़ा सा आपके आगे बात करता हूँ। बहरहाल जो है ना, उन्होंने फिर प्लान किया कि इसका 4 वेसल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राम किया जाए। उन्होंने हमें रेफ़र भी किया, हमने पेशेंट को देखा, हिस्ट्री ली, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट पे मोया मोया डिज़ीज़
MRI पे रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट पे मोया मोया डिजीज़ को डायग्नोस कर लिया गया। पेशेंट ईस्ट एशियन एथनिसिटी का था हमें माँ का पता है उनका कि वो फ़िलिपीन से थी और फ़िलिपीन से हैं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। और हमने ये देखा कि जो उनका जो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है अपना क्या कहते हैं, उसमें एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, कि उसकी बाइफर्केशन पर उन्होंने जो चेक किया कि ये जो है अपना क्या कहते हैं वो ऑक्लूजन थी या थोड़ी सी ऑक्लूजन ना कहें, थिनिंग कह लें कि ल्यूमन कम होता जा रहा है और ये प्रॉब्लम उधर महसूस हुई। फिर जो है क्या कहते हैं हम ये भी चेक किया गया कि है ना वो जो हेज़ी एरा आ रहा है उसको जो है रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया कि ये इट्स अ हाइपरट्रोफी ऑफ द मोया मोया वेसल्स, यानी कि वो बारीक जो एबनॉर्मल वेसल्स बन जाती हैं उसको कोलैटरल कंपनसेटरी वेसल्स बन जाती हैं, उनको काउंटर करने के लिए शुरू में डिजीज़ को, तो वो जो है उनको मोया मोया वेसल कहते हैं। और उनकी जो है एक्सटेंसिव हाइपरट्रॉफी थी, यानी AC एक एरिया में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और जहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन होती है वहाँ पर। अच्छा, जैसे कि इस पेशेंट को जो है फ़ौरन ही ना क्या कहते हैं 81 मिलीग्राम ना ये क्या कहते हैं एस्पिरिन ना क्या कहते हैं वो पीस कर उसको, हम क्या बच्चा था तो पीस कर उसको ना सिरप फॉर्म में देना शुरू कर दी। अच्छा, लेकिन उस वक्त बच्चे को लेफ़्ट साइडेड फुट ड्रॉप भी डेवलप हो गया। बहरहाल पेशेंट को दाखिल कर लिया गया, हम लोग भी उधर से एज अ न्यूरो सर्जिकल फील्ड, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट भी मौजूद थे और पीडियाट्रिक जो पीडियाट्रिशियन थे वो भी थे, तो तीनों में कंबाइन एडमिशन हो गया और ना ये कंसीडर करके कि इसको हमने ट्रीट करना है मोया मोया डिजीज़ को और उनके जो इस्कीमिक अटैक के जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए इंटेंसिव के पीडियाट्रिक ICU में दाखिल किया गया। ऑक्सीजनेशन दी गई, हाइड्रेशन की गई ताकि वेसल्स ओपन रहें, मॉनिटरिंग की गई ना और न्यूरो चेक्स किए गए उसके बार ना क्या कहते हैं हम भी कंसल्टेशन में हिस्सा ले रहे थे, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट भी कंसल्टेशन में हिस्सा ले रहे थे और ना क्या कहते हैं और वो जो लेफ़्ट फुट ड्रॉप हुआ था तो उसमें जो हम स्ट्रोक सस्पेक्ट करते हुए ना उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी थी, फिजियोथेरेपी वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी थी उनकी। इसके साथ साथ जो है एंटीकोगुलेशन में हमने एस्पिरिन भी स्टार्ट कर दी थी ना। बच्चों में क्लोपिडोग्रिल का ज़रा सा वो होता है लेकिन दी जा सकती है, लेकिन हमने उनको अभी स्टार्ट नहीं की थी। फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हमने स्टार्ट की 0.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम क्या कहते हैं बॉडी वेट के हिसाब से। BID हमने उनको स्टार्ट कर दी ना। ये जो है ये लेवानॉक्स आती है सनोफी की और एवेंटस की, तो वो हमने उनको स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद जो है वो है ना इनका हम लोगों ने CT स्कैन हेड किया विदाउट कंट्रास्ट, विद कंट्रास्ट, CTA किया और उस पर भी हमें कंफर्म हुई मोया मोया वेसल्स। और चूँकि MRI और MRA पहले ही हो चुका था, फर्दर के लिए जो प्लान बना कि इसका ना डिजिटल सब्ट्रैक्शन ना एंजियोग्राम होना चाहिए और अगर हो सके तो ना पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी भी होनी चाहिए ताकि पता चले कितनी ब्लड फ्लो है, कितना मतलब कि उसको एड्रेस किया जा सकता है। डेफिनेटली सर्जिकल प्लान भी डिस्कस होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो कि आपको पता है कि इसमें एक डायरेक्ट सर्जिकल प्लान होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, उस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा दोनों पर और उसको अच्छे से मैं आपके आगे रखूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में वो शायद उतने अच्छे तरीके से हम ना कर सके थे, तो इसलिए अभी हम उसको अच्छे से आपके आगे रखेंगे। अच्छा, ये जो पेशेंट थे ये ना इनका बेसलाइन असेसमेंट हुआ ना क्या कहते हैं कि क्या कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन हुई सारी की सारी कि पेशेंट की अभी क्या हालत है और सर्जिकल प्लान दोनों डिस्कस हुआ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे थोड़ा सा हमारा रुझान हो रहा था, वो ज़रा आसान भी होता है और थोड़ा सेफ भी होता है। बहरहाल ना दोनों प्लान डिस्कस हुए, हम उस पर अभी बात करते हैं आपसे। इसके अलावा आपको पता ही है कि ना थोड़ा सा इसकी मैं आपको बैकग्राउंड नॉलेज दे दूं थोड़ी सी कि ये जो डिज़ीज़ है मोया मोया
ये डेफिनेटली एक जापानीज़ टर्म है और ना ये कॉमन भी ईस्ट एशियन में है, चाइनीज़ और कोरिया जापान के बाद इन्वॉल्व होते हैं। जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। यही लोग अगर जब वेस्टर्न मुल्कों में रहते हैं, जब यही लोग जब यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्रीज़ में रहते हैं तो भी इन्हीं में ये मोया डिजीज़ कॉमन होती है। तो इस वजह से ना क्या कहते हैं इसमें कोई ना वो फ़र्क नहीं होता, यानी सब जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है जो कि इन्हीं का अपना इन्हीं जापानीज़, कोरियन, ईस्ट एशियन, चाइनीज़, इन तमाम का ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और ये ख़ास तौर पर ये होता है कि इसमें प्रोग्रेसिव ऑक्लूजन होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, उसके बाद एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की, फिर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी इन्वॉल्व हो सकती है इसमें। अच्छा, दूसरा इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो टर्म है ये इस्तेमाल हुई है, ये मोया ये असल में हेजीनेस या क्लाउड ऑफ स्मोक के तौर पर या फिर आपके इल डिफाइंड एरिया के तौर पर जो है इसको मोया कहा जाता है जापानीज़ ज़बान में। तो ये इस हवाले से इसका नाम मोया पड़ा। बहरहाल है ना, ये अपना आपको पता ही है कि है ना ये जो भी एक प्रॉब्लम है इसमें एक एबनॉर्मल वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं जो कि हमें डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राम पर एक हेजीनेस देती हैं। सीटीए पे भी थोड़ी बहुत हेजीनेस मिलती है और ना एमआरआई पर भी। तो वो जो मोया डिजीज़ हम बताते हैं वो असल में एक प्रोफ्यूज लेंटिकुलोस्ट्रेट कोलैटरल फॉर्मेशन होती है और इसी को हम मोया वेसल्स कहते हैं। ये एक एबनॉर्मल वेसल्स होती हैं और ना ये कभी ब्लीड कर जाती हैं, तो इसी वजह से इन्फेक्शन ऑक्लूजन की वजह से होता है। ब्लीडिंग जो होती है वो ये मोया वेसल्स के बर्स्ट होने की वजह से होती है, क्योंकि उनकी जो टेक्सचर है या उनकी जो एनाटमी है वो एबनॉर्मल कहलाती है। अच्छा, ये मैं आपके आगे बात रखने के लिए कि इसमें किस तरह के प्रॉब्लम मरीज़ फेस करते हैं। देखिए, इस्कीमिक सिम्टम्स जो हैं वो तो 80% लोगों में होते हैं। 80% लोगों में इस्कीमिक सिम्टम्स होते हैं, यानी सेरिब्रल इन्फेक्शन हो गया, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक हो गया, ये तो सबसे। इसके अलावा जो 5% होते हैं वो एपिलेप्सी होती है और 3% जो है वो इंट्राक्रेनियल हैमरेज होते हैं, मोया वेसल बस्ट हो जाती हैं 3% में। और जो 12% लोगों में वो हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, क्या कहते हैं या क्या कहते हैं अदर जो मूविंग डिसऑर्डर, ये मिक्स किस्म के सिम्टम जो 12-13% तक लोगों में होते हैं। और जो इसमें फैक्टर्स हैं वो तो हम मल्टीपल टाइम जिक्र कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा एक गो थ्रू हो जाऊँ ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो ये ईस्ट एशियन एथेनिसिटी है, जापानीज़, कोरियन और चाइनीज़ की। साथ में ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 में होता है, ये सिकल सेल डिजीज़ जिनको उसमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में होता है, डाउन सिंड्रोम जिनको उनमें होता है। और इसके अलावा ये क्या कहते हैं रेडिएशन फॉर ऑप्टिक या ऑप्थेल्मिक पाथवे करते हैं तो ग्लायोमा में तो या क्रेनियोफेरेंजियोमा में, तो ये भी उसमें भी ये कन्वर्ट हो सकता है, उसमें ये मसला आ सकता है, मोया टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा इसकी 6 स्टेजेस हैं, मतलब ये कि ये जो बीमारी है इसकी 6 एंजियोग्राफिक स्टेजेस हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पर इसी पे मैंने अपना क्या कहते हैं वो इस लेक्चर का जो मोनोग्राम बनाया है वो उसी में बनाया है। तो ये थोड़ा सा एहतियात से आप सुन लीजिए और समझ लीजिए, तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है और ताकि आप इस बीमारी को अंडरस्टैंड कर। जो स्टेज 1 होती है उसमें होता है कि नैरोइंग होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की और उसकी बाइफर्केशन की, यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पर और ACA और MCA पर नैरोइंग होना शुरू हो जाती है। स्टेज 2 जो होती है उसमें क्या होता है कि मोया वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं और बनना शुरू हो जाती हैं। स्टेज 2 में देखिए पहला स्टेज 1 में तो ऑक्लूजन होना शुरू हो जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, उसके बाइफर्केशन की, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल, इधर स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। स्टेज 2 में ये होता है कि इसी एरिया में
बाइफर्केशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के अराउंड में जो है आपको एबनॉर्मल वेसल्स दिखना शुरू हो जाते हैं, मोया मोया वेसल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो है यहाँ पे जो बनना शुरू हो जाते हैं, ये हो गया सर स्टेज 2। अच्छा, यहाँ पे स्टेज 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेज 3 जो है वो ये है कि वो जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ द मोया मोया वेसल, यानी मोया मोया वेसल और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जो है वो और ACA एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्लूड होना शुरू हो जाती है, यानी कि ऑक्लूड होना शुरू हो जाती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। और वहाँ पर वो मैं ये बता रहा हूँ कि वो क्या हो जाता है वहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं वो इंटेंस, ये स्टेज 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेज 4 में ये होता है कि अब उल्टा काम शुरू हो गया। स्टेज 4 में जो ये जो मोया मोया वेसल्स हैं ये मिनिमाइज होना शुरू हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं। और साथ में इतना भी हो जाता है कि डिसअपियरेंस ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो जाती है, यानी इधर आपको पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी गायब होती हुई नज़र आएगी, यानी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी तकरीबन गायब होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हो गया स्टेज 4 कंप्लीट। स्टेज 5 में क्या होता है कि मोया मोया वेसल्स तो तकरीबन ना होने के बराबर या बहुत कम, या इनकी रिडक्शन होना शुरू हो जाती है स्टेज 5 में। और साथ ही जो मेन आर्टरीज हैं वो जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज से निकलती थी, ACA, MCA, PCA, किसी हद तक वो तमाम की तमाम गायब, डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, यानी बड़ी ख़तरनाक स्टेज हो गई। स्टेज 5 जो है वो इससे भी सीवियर स्टेज है, और उसमें क्या होता है कि उसमें कंप्लीट लॉस हो जाता है मोया मोया वेसल्स का भी। सिर्फ आपको थोड़ी सी कोलैटरल वेसल्स नज़र आती हैं जो इस हद तक बन चुकी होती हैं, और वो भी सिर्फ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, यानी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की नहीं, कोलैटरल वेसल्स भी, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो यहाँ पर स्टेज 6 कंप्लीट, ये स्टेज 6 है जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ ग्रेव स्टेट है, और ये हमने ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा था। दूसरी बात ये थी कि इसमें पैथोफिजियोलॉजी जो मोया मोया वेसल्स की होती है वो ये है कि जो पैथोफिजियोलॉजी होती है अपना, उसमें अपना क्या कहते हैं आर्टीरियल ऑक्लूजन जो शुरू हो जाती है, या मोया मोया डिजीज़ की वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आपको ब्लड में आपको मिल जाते हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं। एक कहलाता है एंजियोजेनिक फैक्टर सच एज सेलुलर रेटिनॉइड एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी सेलुलर रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन या CRABP, ये जो है एंजियोजेनिक फैक्टर है। दूसरा जो है वो है बीटा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तीसरा जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। चौथा जो है हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर। और इसी तरह के और फैक्टर्स होते हैं जो एंजियोजेनिक फैक्टर हैं। चारों फैक्टर का अपना रोल है, इसको भी मतलब ये कि आप जहन में रखें कि ये मसला कर सकते हैं। दूसरा जो है ये जो रीवैस्कुलराइजेशन होती है और फॉर्मेशन ऑफ मोया मोया वेसल्स होती हैं, ये भी पैथोजेनेसिस का हिस्सा है। वेदोडायलेशन हो जाती है कोलैटरल्स की, जो कोलैटरल्स होती हैं वेदोडायलेट हो जाती हैं। और ये तमाम के तमाम जो जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर हैं ये इधर अपना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे जो नेचुरल हिस्ट्री है ख़ास तौर पे मोया मोया डिजीज़ की ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, वो ये है कि जो पेशेंट होते हैं वो ना, जो मतलब ये कि ना उनमें ये देखा गया है कि जो पेशेंट आपने उसकी सर्जरी नहीं की पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके आगे रखने लगा हूँ कि जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जिनकी आपने सर्जरी नहीं की, जिस बच्चे की आपने सर्जरी नहीं की, अब आपने सर्जरी नहीं की, तो क्या होगा कि इसमें देखा गया है, लिटरेचर ये कहता है कि 23% बच्चे बेहतर हो जाना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद। 20% बच्चे में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन 60% तकरीबन 57% बच्चे जो होते हैं वो
डिटीरिएट हो जाते हैं और फिर उनके मसाइल बढ़ जाते हैं और उनका जो है क्या कहते हैं ये मीन सर्वाइवल रेट वो कम हो जाता है। और ये तकरीबन फॉलो अप किया गया है, तकरीबन 70 महीनों का फॉलो अप किया गया है। यानी कि आप समझ लें कि 70 महीनों तक इनको 5 साल से ऊपर ये फॉलो अप किया गया, तो ये नताइज आए। इसी तरह बच्चों में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बच्चों की जो नेचुरल हिस्ट्री सर्जरी के साथ। अब हम पहले मैंने सर्जरी के बगैर बताया, अब मैं बता रहा हूँ आपको सर्जरी के साथ। जिन बच्चों की आप सर्जरी कर देते हैं, जिन बच्चों की आपने सर्जरी कर दी, उसमें आपको 63% बच्चे, बहुत बड़ा नंबर है, कि बेहतर हो जाते हैं और 23% बच्चे कुछ नहीं होता, मतलब नॉर्मल रहते हैं, यानी मतलब कि कोई फ़ायदा भी नहीं होता, कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ 12% जो हैं वो वर्स्ट हो जाते हैं, यानी 65% बच्चे, 63 से 65% बच्चे बेहतर होते हैं, 23% बच्चे उतने ही स्टेट में रह रहे हैं। यानी सर्जरी का इतना तो फ़ायदा है, चाहे डायरेक्ट करो इनडायरेक्ट करो। ये बताया गया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अभी नताइज तकरीबन सेम ही चल रहे हैं। अच्छा, तो साथियों आगे जो बात करनी थी इसी पेशेंट के हवाले से आपके आगे कि ना इसका जो है तकरीबन 3 साल तक इन्होंने फॉलोअप किया और 3 साल में इनको पता चला कि 65% सर्जरी के बाद बच्चों में फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ये जो इसमें एग्जाम्पल्स हैं रीवैस्कुलराइजेशन के हवाले से, या मतलब ये कि आप यूँ समझ लें कि है ना बेहतरी के हवाले से, वो थोड़े से मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। इसमें 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं। एक प्रोसीजर वो होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, एक वो होते हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं, जो आसान होते हैं करना सर्जिकली, और जो कंपैरेटिवली डेफिनेट लर्निंग कर तो होता ही है, और एक डायरेक्ट होते हैं, वो थोड़े से दिक्कत आमेज होते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं, बिल्कुल आसान नहीं होते, थोड़े से मुश्किल रहते हैं। तो उनको भी हमें समझना है कैसे, थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं। जी हाँ, वो ये कि जो इनडायरेक्ट प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा हूँ वो ये हैं जो कहलाते हैं EDAS, यानी कि एनसेफेलो ड्यूरो आर्टीरियो सिनएंजियोसिस। ये जो था EDAS यानी कि एनसेफेलो ड्यूरो आर्टीरियो सिनएंजियोसिस। एक है EMS एनसेफेलो मायो सिनएंजियोसिस। एक है एनसेफेलो ड्यूरो आर्टीरियो मायो सिनएंजियोसिस, यानी कि जो पहले जो बताए थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन। एक होता है अपना ये मॉडिफाइड होता है, एक मॉडिफाइड भी होता है जिसमें हमें EDAS यानी कि वो साथ में हमें PL सिनएंजियोसिस चाहिए होती है, यानी कि हमें पिया मैटर जो होता है उसकी भी सिनएंजियोसिस चाहिए होती है, यानी एरकोनाइड मैटर के आगे नीचे रख के फिर वो किया जाता है। बहरहाल, एक होती है एनसेफेलो गिलियो सिनएंजियोसिस, यानी कि ग्लायल टिश्यू में तक पहुंचने के लिए, और ओमेंटल ट्रांसफ़र, ओमेंटम को भी ट्रांसफ़र किया जाता है वहाँ तक। बहरहाल ये मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं जो इसमें कॉमन हैं, जो हम और आप करें तो मैं समझता हूँ कि आसानी से कर सकते हैं। वो एक है EDAS और दूसरा है EMS और तीसरा है EDAMS। जो हम कर सकते हैं और करना चाहिए हमें वो है एनसेफेलो ड्यूरो आर्टीरियो सिनएंजियोसिस, एनसेफेलो ड्यूरो आर्टीरियो मायो सिनएंजियोसिस और एनसेफेलो मायोसिन एंजियोसिस। ये हम कर सकते हैं, और साथ में इसी का जो PL एंजियोसिन एंजियोसिस है वो भी हम कर सकते हैं। अब डायरेक्ट में आ जाते हैं। डायरेक्ट में इधर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती है, उसको आप डॉपलर के ज़रिए चेक करते हैं और डॉपलर की मदद से आप उसको मिडिल सेरेब्रल चेक करके उसको स्केलेटनाइज करते हैं और फिर उसको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से जोड़ देते हैं, जो कि कॉर्टिकल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है। उससे ये होता है कि हाइपर परफ्यूजन होती है, उसके एक अपने इश्यूज़ हैं जो कि हमें डील करने हैं, लेकिन बहरहाल वो भी एक चीज़ है जिसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात मैंने आपके आगे रख दी है।
अच्छा, दूसरा मैं आपको थोड़ा सा आपके आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो EDAS है ये कैसा है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जनाब, ये सबसे पहले तो ये कि हमें इसमें स्कैल्प को प्रिपेयर करना पड़ता है। सबसे पहले स्कैल्प प्रिपेयर करने के बाद जो है हमें क्या कहते हैं, जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है और जो ऑक्सीपिटल आर्टरीज़ हैं उसको हमें आउटलाइन करना होता है डॉपलर की मदद से, और फिर उस पर हम एक मार्कर लगा लेते हैं। मार्कर से इसके मैंने स्कैल्प पे मार्क लगा लें ताकि कहाँ से आपको स्केलेटनाइज करना है या उसको अलग से करना है। देन वो जो है स्किन जो उसके ऊपर होती है उसको ओपन करेंगे और वेसल को आप आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है और ये जो ऑक्सीपिटल आर्टरीज हैं ये हम सेपरेट करते हैं, नेबरिंग टिश्यू से स्केलेटनाइज करते हैं उसे, और अलॉन्ग विद ना क्या कहते हैं स्ट्रिप ऑफ एडवेंटिशिया, जो उनकी एडवेंटिशिया के साथ, उसकी एडवेंटिशिया डैमेज नहीं होनी चाहिए। जो आउटर लेयर होती है वो बिल्कुल ना, जैसे हम कहते हैं ना ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो आउटर लेयर होती है वेसल की, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा जो इनर मोस्ट होती है, तो ये इसमें एडवेंटिशिया को बिल्कुल भी मसला नहीं होना चाहिए और बिल्कुल वो क्लियर होनी चाहिए। वो जो है हम क्या करेंगे दोनों साइड से, फिर हम क्या करेंगे क्रेनियोटमी परफॉर्म करते हैं, और ये क्रेनियोटमी छोटी होती है या छोटी परफॉर्म करते हैं, और साथ में हम एक जब करके क्रेनियोटमी परफॉर्म करने के बाद एक जेड शेप क्या कहते हैं ड्यूरोटमी करते हैं, और वो जेड शेप जब हम ड्यूरोटमी कर लेते हैं और फिर एडवेंटिशिया जो है वो ऊपर रख देते हैं ड्यूरोटमी के एजेस पर। वो जहाँ पे हमने ड्यूरोटमी की है जी शेप, वहाँ पर हम उनके एजेस पर वो एडवेंटिशिया रख देते हैं। और इसमें हम दोनों आर्टरीज यूज़ कर सकते हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी, और बिल्कुल वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के साथ हो पीएल वेसल के, पिया के वेसल के बिल्कुल करीब हो। और ये जो होती हैं ये मदद करती हैं कोलैटरल वेसल्स बनाने में, और इस तरह से ये अपना क्या कहते हैं ना एक्सटर्नल भी होती हैं, और इनकी ये एक तरह से एक्सटर्नल का इंटरनल जो ना सर्कुलेशन है वो उसको मदद प्रोवाइड करती है। तो ये जो तरीका मैंने आपके आगे रखा था ये तरीका था अपना क्या कहते हैं ना, माफ़ी चाहता हूँ, EDAS यानी कि एन्सेफेलोड्यूरो एंटीरियो सिनएंजियोसिस का ये आसान तरीन तरीका मैंने आपके आगे पेश किया। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम आगे बढ़ते हैं ये जो एक और पेशेंट मैंने कहा था कि वो भी हम कंबाइन करके आपको बता देंगे। इसमें वो 38 साल तकरीबन 40 साल चाइनीज़ मर्द था, फेस तकरीबन तो मुझे याद नहीं रहा जी, जो चाइनीज़ मर्द था, और ना उसमें जो है बहुत सारे उनको ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक हुए और राइट आर्म उनकी वीकनेस थी, और बहरहाल वो वहाँ पे काम के लिए आए हुए थे ग्रिड स्टेशन में अपना क्या कहते हैं खलीज में, और उन्होंने जो है ना कहने की बात यह है कि जो उनके सिम्टम्स थे बहुत फ्रीक्वेंट थे, ख़ास तौर पर जो है ना वो जो वीकनेस थी उनको ना राइट आर्म में वो बढ़ती जा रही थी। वैसे तो वो चारों हाथ पांव चला रहे थे लेकिन और कोई फेशियल वीकनेस भी उनको नहीं थी। इसके अलावा जो है अपना जो उनका जो फेशियल जो है वो थोड़ा सा मतलब ये कभी कभी थोड़ा देखने में फ्लैटनिंग सी लगती थी, अपना क्या कहते हैं ग्रेड 1 टाइप का, और जो है वैसे टंग उनकी मिड लाइन में ही थी, मतलब कोई क्रेनियल नर्व के भी साइन इतने ऑब्वियस नहीं थे, मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा एहतियात करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इनको ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक जो है बहुत फ्रीक्वेंट होते थे। बहरहाल वो वैसे भी इलाज करा रहे थे अपने तौर पर, हमारे पास भी तशरीफ़ लेके आ गए, हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से आए, पहले वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आए, फिर न्यूरोलॉजिस्ट ने उनका वर्कअप किया। इधर
आप सोचें कि एकदम से इस तरह का मरीज़ आ जाए, अभी थोड़ी मोया को थोड़ी देर के रहने देते हैं, इस तरह का मरीज़ आ जाए, क्या जहन में आता है? यही आता है कि क्योंकि हमारे ये एजुकेशनल लेक्चर है तो क्या आ सकता है, यही होता है भाई कोई सेरेब्रल वेस्कुलर इस्कीमिया हुआ होगा, कोई सेरेब्रल वेस्कुलर इंसल्ट हुई होगी, कोई सेरेब्रल वेस्कुलर ब्लीडिंग हुई होगी, कोई थ्रम्बो एम्बोलिक यानी स्ट्रोक हो गया होगा, कोई इंट्राक्रेनियल आर्थरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ की वजह से हो गया होगा। हाँ, मोया डिजीज़ आती है क्योंकि वो ईस्ट एशियन उनकी वो थी, तो मोया डिजीज़ भी फ़ौरन जहन में आया। कैरोटिड डायसेक्शन में भी ऐसे बंदा बिहेव कर सकता है कि ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक होते हैं। इसके अलावा कोई हो सकता है कि वो भाई हाइपोग्लाइसीमिया के उनको इवेंट हो जाते हो सकता है कोई क्या कहते हैं मिग्रेन का ऑरा होता हो, या कोई सीजर्स होते हों कोई और वजह से भी, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें अब जो डायग्नोसिस अब जो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे, ये तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसे कोई मतलब कि कोई भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो आपके ध्यान एकदम से तो मोया पे नहीं चले जाएंगे आप डेफिनेटली। अब आप जब रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर ली, सीटी स्कैन हो गया, सीटीए हो गया, एमआरआई हो गया, एमआरए हो गया, अब हमारे पास जो डायग्नोसिस आई है तो उस पर डेफिनेटली हमारे जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इधर जो हमारे बनेंगे, क्योंकि इधर हमें पफ ऑफ स्मोक नज़र आ रहा है एमआरए पर भी, सीटीए पर भी, और डेफिनेटली हम 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम का भी सोच रहे हैं तो उस पर भी हमें नज़र आने वाला है, जो कि हमने कर लिया, उस पर भी नज़र आया था, उस वक्त कर लिया था लेकिन फ़ौरन नहीं। लेकिन जो दूसरे उसमें मैं समझता हूँ कि जो आपके ये डिफरेंशियल इधर बन सकते हैं, वो ये हो सकता है कि मतलब कि कोई ऑब्लिट्रेशन ऑफ द वेसल वॉल किसी और वजह से हो गई हो, कोई हाइपर कोगुलोपैथी हो गई हो, ज़रूरी तो नहीं है मोया ही हुआ हो, तो ये भी चीज़ें मैटर करती है। आप एकदम से, लेकिन जब आपको स्मोकी वो नज़र आ रहा है तो फिर तो आप जा सकते हैं, लेकिन रेडियोलॉजी में भी आपको डिफरेंशियल रखनी है अपनी कि क्या क्या डिफरेंशियल जो है वो आपकी जो है वो हो सकती है। और ख़ास तौर पर जब इसमें तो हमें क्लियरली मोया वेसल नज़र आई हैं और हमें जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के टर्मिनस पर वो थिनिंग ऑफ द ल्यूमिन नज़र आ रहा है नॉर्मल से, और ACA भी इन्वॉल्व हो रहा है और MCA यानी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी भी इन्वॉल्व हो रही है। बहरहाल इसमें रूटीन इन्वेस्टिगेशन की गई थी, इसमें भी मैं क्योंकि हिस्सा है तो एक केसेस के तौर पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो कि CBC किया हमने, कंप्लीट ब्लड काउंट किया हमने, उसका CMP किया, उसका हमने PT APTT INR चेक किया, ECG किया, इकोकार्डियोग्राम किया, ताकि हम ऐसा तो नहीं है कोई थ्रम्बो एम्बोलिज्म एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो, अपना क्या कहते हैं कार्डिक ड्यूप्लेक्स क्या कहते हैं वो सोनोग्राम किए गए। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल किया हमने, हाइपर कोगुलोपैथी के लिए तमाम फैक्टर्स हमने उनके चेक किए, उनका जो है हमने इमेजिंग का मैं वैसे ही बता चुका हूँ कि MRI MRA CT CTA CT परफ्यूजन स्टडीज़, MRA परफ्यूजन और डिफ्यूजन स्टडीज़, और हमने फिर 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम तक करवा लिया था इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की मदद से। थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी अडल्ट में भी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों की तो थी लेकिन बड़ों में भी बात कर लेते हैं। ये जो पैथोफिजियोलॉजी है वो मोया डिजीज़ में वो अभी तक उसकी मालूमात हो रही हैं। वैसे सिवाय ये हम वैसे सही रीज़न तो अननोन है, जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और ये ज़्यादातर हमने डेफिनेटली जैपनीज़, कोरियन और चाइनीज़, ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में देखा है जेनेटिक लिंक है, और ये वो मरीज़ जो कि वेस्टर्न एरिया में रहते हैं उनको भी होता है। अब ये जो मोया डिजीज़ होती है ये दूसरी डिजीज़ से भी के साथ भी होती है, जैसे दूसरे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं या दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम है, जब मार्फन डिजीज़ है, या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस है उसमें है, ये उनके साथ भी है। ये साथ साथ जो है अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम में भी है, सिकल सेल डिजीज़ में भी है, क्या कहते हैं थैलेसीमिया वाले के साथ भी है, अपना कहते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वाले के साथ भी है। तो कहने की बात यह है कि जो अल्टीमेट आउटकम होता है
क्या कहते हैं इस एबनॉर्मल स्टेनोसिस और ऑक्लूजन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ख़ास तौर पे जब ये सुप्राक्लिनॉइड लेवल पर इंट्राक्रेनियल पहुंचती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और साथ साथ उसके जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, देन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, देन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये तमाम भी इन्वॉल्व हो जाती हैं इसमें। और ख़ास तौर पे ये देखा गया उनकी हिस्टोपैथोलॉजी से उनकी वेसल्स की कि जो इंटीमल थिकनिंग बढ़ जाती है, ट्यूनिका इंटीमा, 3 लेयर्स होती है ना वेसल की, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, जो इंटीमल थिकनिंग होती है वो बढ़ जाती है। और साथ साथ जो है वो इंटरनल जो है वो इलास्टिसिटी होती है ल्यूमिन की, वो भी डिसरप्ट हो जाती है और यानी ख़राब हो जाती है, और वो इतना इलास्टिक नहीं रहते, ल्यूमन बड़े नहीं हो पाते, मतलब कि वो आस्ते आस्ते सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ एक हाइपोपरफ्यूजन की स्टेट आ जाती है, जो कि आपको पॉजिट्रॉन इमोशन टोमोग्राफी में भी, सीटी परफ्यूजन इमेजेस में, एमआरआई परफ्यूजन और डिफ्यूजन इमेजेस में वो आपको कंफर्म कर सकते हैं। ये जो ब्रेन जो होता है इसमें एंजियोजेनिक फैक्टर भी होते हैं, जिनका मैंने जिक्र पहले भी किया था। इसमें ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर बीटा है, इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं, हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर है, ये इन्वॉल्व होते हैं जो कि उसको डैमेज करते हैं और एक एबनॉर्मल वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं जो कि एंजियोजेनेसिस करती हैं। ये एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं और वो ये मोया वेसल्स बनाती हैं जो कि पफ ऑफ स्मोक हमें मुख्तलिफ रेडियोलॉजिकल स्कैन्स में नज़र आती है। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जैसे कि हमने बच्चों में भी आपके आगे जिक्र किया था, इसी तरह बड़ों में भी हमारे पास 2 तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। एक इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, एक डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट ये क्या कहते हैं मोया डिजीज़ में इन्वॉल्व होती है, उसमें जो डायरेक्ट बाईपास ग्राफ्टिंग होती है वो भी आमतौर पे की जाती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको टेक्नोलॉजी और प्रिसिशन और मतलब ये कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आप सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी या ऑक्सीपिटल आर्टरीज जो होती हैं उनको स्केलेटनाइज करके कॉर्टिकल ब्रांच ऑफ द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी या एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो कि बहुत कम देखा गया है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ज़्यादातर जो कॉर्टिकली भी दिख जाती है, या फिर बहुत कम हालत में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, उससे भी कम हालत में पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ एक बाईपास क्रिएट किया जाता है डायरेक्ट तरीके से। और ये ज़रा बहुत ही मतलब चैलेंजिंग होता है, उसमें बहुत कम डॉक्टर्स इतने ज़्यादा उसमें वो होते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट वे है वो आप और हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए जो इनडायरेक्ट बाईपास प्रोसीजर्स होते हैं वो टेक्निकली ईजियर होते हैं करना, और उनके आउटकम भी डायरेक्ट प्रोसीजर के मुकाबले में कुछ कम नहीं है। बल्कि एक फ़ायदा ये होता है कि जो हाइपर परफ्यूजन हो रही होती है डायरेक्ट क्या कहते हैं प्रोसीजर में, वो इसमें स्लोली तरीके से वो परफ्यूजन होती है। और इसमें हम ना क्या करते हैं कि बाईपास करते हैं ख़ास तौर पे एनसेफेलो मायो एंजियोजेनेसिस का भी, और साथ में एनसेफेलो ड्यूरो आर्टीरियो क्या कहते हैं सिन एंजियोसिस भी करते हैं। तो इसके लिए हमें जो टेम्पोरलिस मसल है ये हमारा टारगेट मसल होता है, ये हमें एनसेफेलो मायो सिन एंजियोसिस करने में मदद देता है। इसमें जो इस्कीमिक ब्रेन होता है और उसके ऊपर ये मसल जो होता है उसको स्केलेटलाइज करके उसकी वैस्कुलरिटी को मेंटेन कराकर ये हम ड्यूरोटमी करके हम प्लेस कर देते हैं उस क्रॉनिक एट्रोफाइड या जो इन्वॉल्व एरिया है, तो वो आस्ते आस्ते वहाँ से एक कनेक्शन क्रिएट कर लेता है ब्लड वेसल्स का, और एक तरह से कोलैटरल डेवलप हो जाती हैं जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का इनडायरेक्ट वे है। और इससे जो हम अवॉइड कर सकते हैं, इस इनडायरेक्ट प्रोसीजर के ज़रिए हम अवॉइड कर सकते हैं अपना क्या कहते हैं ये हाइपोपरफ्यूजन क्या कहते हैं हाइपर परफ्यूजन सिंड्रोम को, क्योंकि उसकी वजह से फिर दूसरे भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट वो हम बात करेंगे उस पर ना, वो क्या कहते हैं ब्रेन एन्यूरिज्म कहलाता है, ब्रेन एन्यूरिज्म डेवलप हो जाता है, ब्रेन फूलना शुरू हो जाता है हाइपर परफ्यूजन की वजह से। वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसको फिर डील करना एक अलग से मैटर है, लेकिन इधर जो मैं आपके आगे पेश किया है और मैंने उसके बारे में पिछले केस में भी मैंने उसके आगे आपके आगे रख दिया था। एंटीप्लेटिलेट एजेंट हो गए और क्लोपिडोग्रिल है, वो बड़ों में दी जा सकती है, बच्चों में थोड़ा सा न हम क्या कहते हैं न एस्प्रिन के साथ साथ लो मॉलिक्यूलर वेट है 0.5 पर किलोग्राम
डिवाइडेड डोज BRD में देते हैं। इधर बच्चों बड़ों के हिसाब से हम थोड़ी सी थेरापेटिक डोज स्टार्ट कर देते हैं और साथ में हम स्टीरॉइड्स भी देते हैं ताकि जो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक है या एक इन्फ्लामेटरी एलिमेंट है उसको किसी तरीके से कोप किया जा सके। डायरेक्ट बाईपास के लिए थोड़ा सा मैंने बात उसमें पिछली बार कम की थी, इनडायरेक्ट पे ज़्यादा की थी, तो थोड़ी सी मैं डायरेक्ट बाईपास पे बात करना चाहूँगा कि जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती है उसको आप डॉपलर की मदद से और ऑक्सीपिटल आर्टरी जो होती है यहाँ पर पीछे की तरफ उसको उसके डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से आप उसको चेक करते हैं, वहीं पे आप मार्क करते हैं, उधर ही आप इंसिशन स्किन प्रिपेयर करने के बाद आप हल्का सा इंसिशन लगाते हैं, ब्लड वेसल को सिक्योर करते हैं, स्केलेटनाइज करते हैं, एडवेंटेशिया उसकी साथ रखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं कि उसको डैमेज ना हो ताकि उसकी वेस्कुलैरिटी जो है वो मेंटेन रहे, वादा वेजोरम सही मेंटेन रहे। और दूसरा ये है कि वन ऑफ द वेसल इज़ एडुकेटली एक्सपोज एंड स्केलेटनाइज, देन फिर आप उसकी क्रेनियोटमी परफॉर्म करते हैं। क्रेनियोटमी परफॉर्म करने के बाद आप ये आर्टरी जो है कोशिश करते हैं कि जो कॉर्टिकल कोई वेसल मिल जाए मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की, तो उसमें स्पेसिफिक सिनेरियो में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और स्पेसिफिक सिनेरियो में पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की जो कॉर्टिकल वेसल्स हैं उनके साथ जोड़ते हैं। ये जो स्केलेटनाइज्ड वेसल होती है ये डायरेक्टली आप बिल्कुल उन वेसल के साथ जोड़ लेते हैं और माइक्रो सूचर सप्लाई करते हैं यहाँ पर। और दूसरा ये कि जब आप ये क्रेनियोटमी परफॉर्म करते हैं तो आप जब बोन फ्लैप रखते हैं तो एहतियात करें कि वो किसी भी तरीके से उस बाईपास के एरिया को या उसको किसी तरह कंप्रेस ना करें, बिल्कुल आज़ाद छोड़ते हैं और उस चारों तरफ हीमोस्टैट लगा के ताकि वो ब्लीडिंग भी ना हो। पूरा जैसे कि एक वेस्कुलर न्यूरोवेस्कुलर का एक तरीक़ेकार है उसको फॉलो किया जाता है। ये मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट पे मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया है। अब इनडायरेक्ट पे भी मैंने काफ़ी बात कर ली है, लेकिन एक छोटी सी आखिरी बात, क्योंकि इनडायरेक्ट थोड़ा सा आसान प्रोसीजर है, हर डॉक्टर कर सकता है, तो इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जो इनडायरेक्ट बाईपास प्रोसीजर होते हैं इसमें टेम्पोरल मसल जो है डायसेक्ट किया जाता है अंडरलाइंग क्रेनियम से, और ये जो फ्रंटो टेम्पोरलिस क्रेनियोटमी की जाती है, फ्रंटो टेम्पोरल क्रेनियोटमी की जाती है और ड्यूरा को ओपन कर दिया जाता है और फिर मसल को ऊपर रख दिया जाता है। तो ये सिर्फ मसल को ऊपर, ये मैं इधर जो आपके आगे बच्चों में मैंने आपको EDA पे बात की थी और इधर EMS पे यानी एन्सेफेलोमायोसिन एंजियोसिस पे बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ ऊपर रख दिया जाता है और उसको बहुत माइक्रो सूचर की मदद से जो एर्गोनाइट लेयर से छोटा सा सूचर लेकर आप उसको जोड़ लें ताकि वो हिले नहीं अपनी ज़्यादा। उधर भी कीमोस्टैट लाइट से लगाते हैं ऊपर, बीच में नहीं, ताकि वो आपस में कोलैटरल डेवलप कर सके। और ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। इस क्रेनियोटमी में भी आप इतना गैप रखते हैं बोन में कि मसल्स दबे ना, कि मसल्स की जो ब्लड फ्लो है वो आराम से वहाँ तक पहुँच सके और कोलैटरल बनने में मदद करे। डायरेक्ट का ये फ़ायदा है कि फ़ौरन ब्लड सप्लाई तेज़ी से मिलना शुरू हो जाती है। नुकसान ये है कि हाइपर परफ्यूजन हो जाती है। इनडायरेक्ट का फ़ायदा ये है कि हाइपर परफ्यूजन अवॉइड हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है आस्ते आस्ते कोलैटरल्स को डेवलप होने में। CT स्कैन और MRA जो परफ्यूजन है वो ज़रूर इसमें रिपीट आप कर सकते हैं और उसमें देखते रहते हैं कि कोई रिस्क का, जहाँ रिस्क है इन्फाक्ट एरिया का, तो उस एरिया को पहले एड्रेस किया जाए सर्जिकली, उसको जो नियरेस्ट मसल्स को लिया जाए। और इसकी एडवांस सर्जरीज भी होती हैं, ओमेंटल ग्राफ्ट लगते हैं। बहरहाल उस पर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही वो फिर सुपर स्पेशलिटी की तरफ चला जाता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक काफ़ी सैर हासिल हमारी गुफ्तगू हो जाइए। प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हिम्मत बढ़ाइए। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि यही लेक्चर इंग्लिश में भी अवेलेबल हो, जो इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पीपल हैं मोर कैन अंडरस्टैंड मोर कन्वीनियंटली एज कम्पेयर टू द उर्दू, बट द उर्दू आर डूइंग वेरी लेस, Hindi are doing maybe some, but I am trying to do from my side Urdu and Hindi so the people can appreciate this. I hope you will like this and you will appreciate me. Thank you so much. Please subscribe, like and share.